देखिए आईपीसी में धारावाहिक आपका 33 तक चला था। आपका यूपी जे में पिछली बार मैंने इसके पहले वाले में ये पूछा गया था क्वेश्चन आईपीसी में कि कार्य लोप कहाँ दिया गया है, यानी कि एक्ट यूपी जे में भी पूछा जाता है। इसके बाद आइए धारा 34। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। 4-5 केस भी इसमें याद रखने पड़ेंगे, कुछ सिद्धांत भी लिखिए भाई। आपका धारा 34 कम से कम 5-6 केस याद करके जाइएगा। सबसे पहले पूछा जाता है आपका 34 से, जो यूपीजे में इस बार आया भी था, कि आपका ज्वाइंट लायबिलिटी यानी कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया। इस बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था, रिपीट कर सकता है बिहार में। लिखिए भाई, आपका लिखिए, उसके बाद थोड़ा समझाया जाए। इसी में थोड़ा 5 मिनट समय लगेगा। लिखिए, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत धारा 34 में समाहित है। और भी धाराएं हैं, एक एक एरो बनाकर लिखिए। ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत यानी कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत धारा 34 में समाहित है। यह सिद्धांत आर वर्सेज क्रूज, भाई अंडरलाइन किए रहिए, फिर बता दिया जाए। यूपीजे में भी ये क्वेश्चन इस बार आया था। आर बनाम क्रूज के बाद में प्रतिपादित किया गया। और उसके बाद लास्ट में बैरक तोड़कर बता देंगे 2 लाइन। पहले आपका लिख लीजिए जो आता है। आर बनाम क्रूज का केस तैयार करना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है, जो यूपीजे में ही आया था, कि धारा 34 में किस सन में संशोधन किया गया। सन पूछा था, तो लिखिए इस धारा में, अब इस धारा लिखवा जाएगा। इस धारा में 1870 ईस्वी में संशोधन किया गया। भाई ये भी यूपीजे में 2 क्वेश्चन आया था, 1870। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि आईपीसी में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, तो यही सर्वप्रथम भी लिख लेना है, 1870 ईस्वी में ही। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने हैं आपका सीआरपीसी हुआ, एविडेंस हुआ, आईपीसी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, प्रथम बार संशोधन कब किया गया, सन जरूर याद रखिएगा। आईपीसी पूछे तो कौन सा, 1870। एविडेंस पूछे तो भाई यूपीजे में, यूपीएपीओ में आया ही था, 1938। और कौन सी धारा निश्चित की गई, 2। अगर संविधान में ज़्यादा क्वेश्चन आता है 1951, और सीआरपीसी में आए तो 1978, 1978। प्रथम बार संशोधन चारों कानूनों में कब हुआ, ये चारों बताया गया। संविधान भी पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ, ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो 1951, ये नहीं कि गलत हो जाइए। अगला क्वेश्चन आइए आपका। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, सामान्य आशय का नियम कहाँ है, यानी कि कॉमन इंटेंशन। इंग्लिश वर्जन में भी लिखिएगा। धारा 34 में सामान्य आशय का प्रावधान है। इंग्लिश वर्जन जरूर लिख लीजिएगा, कॉमन इंटेंशन। भाई फिर बता दिया जाए, आपका शब्द को पकड़ना है। यहाँ धारा 34 में सामान्य आशय का प्रावधान किया गया है। तो आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बना है कि धारा 34 संबंधित है, सामान्य आशय, दूसरा यानी कि कॉमन इंटेंशन, दूसरा ऑप्शन बना सिमिलर इंटेंशन यानी कि समान आशय, और तीसरा उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो धारा 34 में क्या है, समान आशय नहीं, कैसा आशय है, सामान्य को कॉमन इंटेंशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि सामान्य आशय कहाँ परिभाषित है, तो धारा 34 में परिभाषित नहीं किया गया है। लिखिए, नहीं तो मार देंगे लोग परिभाषा भी। सामान्य आशय को परिभाषित नहीं किया गया है, हाँ जरूर, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है तो तुरंत आपका क्वेश्चन उठता है कि समान आशय को परिभाषित किया गया, तो केस आपका बनता है। और केस, दो केस पहले तो रट कर, एक केस बता दिया गया है, कौन सा, आपका आर बनाम क्रूज। दूसरा केस लिखिए भाई, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। ये क्वेश्चन आपका इस बार बीएचयू लेले में भी पूछा गया था, थोड़ा सतर्क रहना है भाई। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर, ये आ चुका है क्वेश्चन, केस रट कर जाइएगा। इसमें आपका एक तो जज का नाम पूछा गया यूपी में, तो जज का नाम सुमनर या समनर, लिखिए तो भाई शॉर्टकट में लिखते रहे। जज का जो नाम था वह सुमनर या समनर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका बारेंद्र कुमार घोष में जज का नाम क्या था, तो आपका समनर दे या सुमनर दे। दूसरा, इसका उपनाम भी पूछा जाता है, उपनाम लिख लीजिए, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है कि किस वाद को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, तो बारेंद्र कुमार घोष। एक और उपनाम अपने स्तर से बना लिया जाए, बैठिए भाई, 3 लोग हो जाए, हाँ, एक और अपना नाम अपने स्तर से नाम बना लिया जाए, पोस्टमास्टर हत्याकांड या डाकखाना लूटकांड। लिखिए, पोस्टमास्टर हत्याकांड या डाकखाना लूटकांड, अगर ये भी दे दे तो आपका बारेंद्र कुमार घोष का ही केस मारना है, बारेंद्र कुमार घोष। देखिए, इसमें आपका मने हुआ क्या था, एक लाइन बता दिया जाए। 3 लोग पहले से योजना बनाकर डाकखाने को लूटने आते हैं, उनमें से 2 लोग अंदर प्रवेश करते हैं, बारेंद्र कुमार घोष बाहर रहता है और छीना झपटी पैसे की कैशियर से करते हैं लोग अंदर जाकर। तब तक कैशियर आपका विरोध करता है और उसी में एक आदमी कैशियर को गोली चलाकर मार देता है। तत्पश्चात आपका दोनों फरार हो जाते हैं और बारेंद्र कुमार घोष जो माने आदमी देख रहा होता है बाहर, वो पकड़ा जाता है। और ऐसी दशा में आपका धारा 34 माने के धारा 34 लगती है उस पर कि ये लोग पहले से निर्धारित योजना बनाकर कार्य किए थे। तो आपका अब लॉर्ड ये बारेंद्र कुमार घोष कह रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं मात्र खड़ा था। तो क्या प्रसाद बट रहा था कि खड़े थे, कि पंजीरी बट रहा था? अब कोई पढ़ने आए और बाहर खड़ा होकर पढ़े, कहे कि मैं तो मात्र खड़ा था, पढ़ कहाँ रहा था, तो क्या यहाँ प्रसाद बट रहा है क्या कि बाहर खड़े हो? तो यही आपका कोटेशन याद रखना है। एक सेकंड भाई, बैटरी चेंज कर दिया जाए। देखिए, यानी कि प्रसाद या पंजीरी तो बट नहीं रहा था, तो इसमें कोटेशन आता है, वही बीएचयूएलएम और तमाम जगह पूछा जा रहा है, उसी को लिखिए भाई। जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, कोटेशन लिखिए इसमें, और ज्यादा नहीं लिखना है।
जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। वे भी, ये कोटेशन याद रखिएगा, दो एंगल से कोटेशन बना है। पहला, वो भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। दो एंगल से क्वेश्चन बना है। किस केस में ये कहा गया? तो बारेंद्र कुमार घोष। किस जज ने ये वाक्य कहा? तो लॉर्ड समनर या सुमनर। ये बन चुका है क्वेश्चन। अगला केस लिखिए, महबूब शाह वर्सेज इम्परर। ये भी बहुत बनता है क्वेश्चन। महबूब शाह वर्सेज इम्परर। इस केस में जो जज थे वह लॉर्ड माधवन नायर। जज का नाम याद रखिए, लॉर्ड माधवन नायर। लॉर्ड माधवन नायर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है और सतर्क रहना है क्वेश्चन पर। आपका ये बनता है क्वेश्चन कि किस केस में समान आशय और सामान्य आशय में अंतर बताया गया। तो लिखिए, इस वाद में समान आशय और सामान्य आशय में अंतर बताया गया। इस केस में समान आशय यानी कि सिमिलर इंटेंशन तथा कॉमन इंटेंशन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। समान आशय और सामान्य आशय में अंतर बताया गया। देखिए इसका तब बताते हैं, इसमें भाई थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, 1 मिनट। दूसरा लिखिए, इसमें आपका जो दूसरा उपनाम यूपी में पूछा है, इंडस वैली केस। लिखिए, सिंधु नदी का वाद। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, सतर्क रहिएगा। इंडस वैली केस या सिंधु नदी का वाद कौन सा है? तो कौन मार्क कराएंगे? महबूब शाह। इंडस वैली केस या सिंधु नदी का वाद। इसके बाद इसमें पूछा जाता है किस केस में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया। तो इसी केस में किया गया और सामान्य आशय के बारे में बताया गया कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना। तो बस ये आता है कि किस केस में कॉमन इंटेंशन को परिभाषित किया गया। तो आप महबूब शाह मारिएगा और कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ? तो जहां भी दिखाई दे मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, पहले से योजना बनाए हैं और उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगर उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी कोई गलती करता है तो संयुक्त दायित्व ये कहता है कि दोनों उस गलती के लिए बराबर रूप से क्या होंगे? जिम्मेदार। और यही आपका अगर पूछ ले कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, तो मस्तिष्क का पूर्व मिलन। उसको लिखिए, इस केस में सामान्य आशय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि इस केस में सामान्य आशय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना। देखिए एक लाइन आपका दोनों बता दिया जाए, जैसे कि ए और, पहले लिख लीजिए तब भाई इसको बताया जाए, एक लाइन केवल। ए और बी दोनों व्यक्ति हैं और वह सी की हत्या करना चाहते हैं।
तो अगर ए और बी पहले से साठ गांठ कर लिए हैं, योजना बनाए हैं, मस्तिष्क मिला लिए हैं, अर्थात एड आइडम कर लिए हैं, एड आइडम यानी कि एक बात पर एक भाव में क्या हो गए हैं, रजामंद, लेकिन पहले से, घटना के पहले से कि चलो हम सी की हत्या करेंगे, तो ये कॉमन इंटेंशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉमन। लेकिन ए का भी इरादा है कि हम सी की हत्या कर दें, बी का भी इरादा है कि हम सी की हत्या कर दें, लेकिन पहले से दोनों मिले नहीं या पहले से दोनों योजना नहीं बनाए हैं। पश्चिम से आता है ए, पूरब से बी और सी पर गोली चलाते हैं, तो कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ, क्योंकि पहले से मस्तिष्क को ये लोग मिलाए नहीं है। यानी कि सिमिलर इंटेंशन में इरादा एक होता है, लेकिन मस्तिष्क पहले से मिला नहीं रहता, और कॉमन इंटेंशन में इरादा एक और प्लस मस्तिष्क पहले से क्या रहता है, उस कार्य को करने के लिए मिला रहता है। अब भारत की, जहाँ ये तो भाई 3 केस आया आपका, तीनों अच्छे से तैयार रखिएगा। भारत में 1-2 केस आते हैं। रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। लिखिए भारतीय केस, 1-2 ही केस और लिखवा जाएगा भाई, केस तो बहुत है लेकिन लीडिंग ही लिखवा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है बिल्कुल। रामनाथ माधव प्रसाद, रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। ये जो केस है ये 34 से भी रिलेटेड है, और आपका मैं बता दूं एविडेंस में भी पूछा जाता है मृत्युकालिक कथन, यानी कि डाइन डिक्लेरेशन। लिख लीजिए, तो ये एविडेंस में भी पूछा जाता है। धारा 32 के क्लाज 1 से, एक जगह लिख लीजिए, 32 के क्लाज 1 से रिलेटेड है मृत्युकालिक कथन। इसमें आपका मृत्युकालिक कथन का एविडेंशियल वैल्यू बताया गया, एविडेंशियल वैल्यू। अगला ये 34 में आपका बेयरक देखा जाए तब और बातें भाई बताई जाए। 34 में और सामान्य बातें 3-4 लिखे तब बेयरक तोड़ते हैं। धारा 34 एक घोषणात्मक प्रावधान है। भाई यही 4 ऑप्शन देगा, कौन सही है कौन गलत, तो ये 4-5 लाइन जरूर याद रखिए। लिखिए, धारा 34 एक घोषणात्मक प्रावधान है, केवल घोषणा करती है। अब इसी में लिखिए, यह धारा किसी अपराध का सृजन नहीं करती। 3-4 वाक्य लिखिए जो पूछा जाता है अलग से। यह धारा किसी अपराध का सृजन नहीं करती। ये भी अपराध नहीं है इसमें। यह धारा एक साक्ष्य संबंधी प्रावधान है। मैंने इस धारा में, ये भी पूछा गया भाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस धारा में साक्ष्य संबंधी प्रावधान है, यानी कि यह धारा साक्ष्य की धारा कही जाती है। किसकी धारा? साक्ष्य की। इसके बाद लिख लिया एविडेंस की धारा। इसके बाद आपका पूछा जाता है जो 149 और 34 में अंतर किया जाता है। जो मेन अंतर है वो तो और है ही, लेकिन 134 में और 149 में जो अंतर किया जाता है, यानी कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। इस बार अभी लिखवा देंगे भाई, यूपीजे में आया था केस नानक चंद्र, कौन सा केस आया था, अभी लिखवा दे रहे उसको भी। जो अंतर किया जाता है वही अंतर पकड़े रहिए। 34 सक्रियता की मांग करती है, यानी कि धारा 34 के तहत कुछ न कुछ सहयोग व्यक्त किया हो, लेकिन 149 के तहत क्या है, अगर व्यक्ति निष्क्रिय भी है और केवल विद विरुद्ध जमाव का क्या है, सदस्य है, कुछ किया नहीं, फिर भी दंड का क्या होगा, भागी। लिखिए भाई, 134 के तहत नहीं, धारा 34 के तहत सक्रियता आवश्यक है,
मैंने कुछ न कुछ भाग लिया हो, यह नहीं कि शांत न बैठा हो, सक्रिय रहा हो। सक्रियता आवश्यक है। इसके बाद लिखे तेजी से भाई, बहुत बड़ी धारा है, 60 किया जा रहा है। इसके बाद पूछा जाता है, क्या केवल धारा 34 का आरोप लगाकर किसी को दंडित किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। देखिए, केवल धारा 34 का आरोप नहीं लगाया जा सकता। केवल धारा 34 का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगला लिखिए जो यूपीजे में आया था केस, तीसरा ये क्वेश्चन आ रहा है यूपीजे का, पिछली बार का, ये भी याद रखिए। नानक चंद्र के वाद में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले भाई। नानक चंद्र के वाद में धारा 34 तथा 149 में अंतर बताया गया। नानक चंद्र का वाद, नानक चंद्र के वाद में धारा 34 और 149 में अंतर बताया गया। देखिए भाई, बेयर एक्ट की भाषा, सामान्य आशय को अग्रसर करने माने आगे बढ़ाने, अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। देखिए, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, यहाँ भी पूछा जाता है धारा 34 के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1 से अधिक होनी चाहिए, या कम से कम 2 दे दे। देखिए क्या देगा, 1 से अधिक, कम से कम 2, कम से कम 3, कई व्यक्ति। तो पहला वरीयता किसको देंगे? अपने मन से नहीं, बेयर एक्ट कई व्यक्ति। और ये दे दे कि भाई 1 से अधिक, तो ठीक है 1 से अधिक, कम से कम कितना व्यक्ति? अगर दे दे कम से कम कितना व्यक्ति 34 के लिए? 2। तो भाई योजना एक आदमी थोड़े बना सकता है, 2 रहेंगे तभी तो मस्तिष्क मिलेगा। और पति पत्नी पूछ लेता है, तो भारत में पति पत्नी एक व्यक्ति न मानकर अलग व्यक्ति माने जाते हैं, और ये दोनों साजिश के लिए भी क्या होंगे? दंडित। भाई बताया भी गया था, एविडेंस में भी जोड़े रहिए। एविडेंस की कौन सी धारा पति पत्नी को पृथक व्यक्तित्व प्रदान करती है? 120। और 120 की पूरक धारा कौन है? 122। रटे रहिए, बताया गया था। देखिए आपका भाई, फिर एक बार देखिए, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हो, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग पूर्व निर्धारित योजना बनाकर गए, उसमें से एक ने अपराध किया, तो भले एक ने अपराध किया, लेकिन पांचों उस अपराध के लिए दंडित होंगे, मानो पांचों ने वह अपराध अलग अलग किया हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। धारा 34 से आगे बढ़ा जाए भाई, अब कितना बताया जाए। इसके बाद आपका धारा, देखिए आपका जो पूछा जाता है आपका ये धारा 35, 36, 36 से पूछा गया भाई, अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। बस हेडिंग पूछा गया था एक बार कि अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम की धारा में, तो कौन सी धारा मार कर आएंगे? 36। बस हेडिंग पूछा गया भाई। इसके बाद आइए आपका 39 से देखा जाए, थोड़ा बहुत शार्ट किया गया है। स्वेच्छा शब्द परिभाषित है, यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है।
और 39 का पहला ये आपको जानना है कि स्वेच्छा या वॉलेंट्री शब्द कहाँ परिभाषित हैं। 39 में स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ, तो आशय के साथ कार्य करना या ज्ञान के साथ कार्य करना, विश्वास के साथ कार्य करना, यानी कि रीजन टू बिलीव। अब इसी में उदाहरण पूछा जाता है, वहीं उदाहरण गलत होता है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यूपीएपीओजे में आ चुका है, उदाहरण जरूर पढ़िएगा, भले सेक्शन ना याद रहे। देखिए उदाहरण भाई, क लूट को सुकर बनाने के उद्देश्य से एक बड़े नगर में के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, यह कहा जाएगा। अब इस यही उदाहरण देता है और पूछा जाता है कि कौन सा अपराध किया, तो आप कह दे देगा जब भी दिया। अगर जब भी दे उदाहरण में कि कौन सा अपराध किया, तो पहली वरीयता आपको देनी क्या है, बेयर एक्ट की भाषा में। तो बेयर एक्ट की भाषा लास्ट लाइन क्या कहती है कि कौन सा अपराध किया, तो स्वेच्छा क्या किया, मृत्यु। ऐसी में लोग भ्रम जाते हैं, हत्या और आपका घोर उपहत्य इत्यादि में आ जाते हैं, तो आपका हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध न मारिएगा। जो बेयर एक्ट की भाषा है वही भाषा सब पर प्रिवेल करेगी। तो एक लाइन मृत्यु के लिए मारिएगा कि उसने स्वेच्छा क्या की है, मृत्यु की है। भाई मृत्यु मारिएगा, ये नहीं कि भरमा देगा। ये कई बार यूपीजे में भरमाया है। जब दृष्टांत में स्पष्ट रूप से लिख रहा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं बता दूं। उसको अंडरलाइन करिए, लोग गलत करके आ रहे हैं इस धारा को। इसके बाद 40 से भी आपका कई राज्यों में बना, पिछली बार एजेस में भी बना था। ऑफेंस को आपका कहाँ स्पष्ट किया गया है, आईपीसी में धारा 40 में। फिर आपका पूछता है कि सीआरपीसी की धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है, 2N, वहीं जोड़ लीजिए। अब ध्यान में ये रखना है, देखिए ऊपर एक लाइन जरूर देखिए। देखिए कई लोग गलती ये कर रहे हैं कि ऊपर पूरा वाक्य पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक कि क्वेश्चन पूरा न पढ़िए, भाई समय भी है, कोई ये नहीं कि 100 क्वेश्चन आएगा 2 घंटा है, तो भाई कम से कम एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए। अब दे दिया अपराध की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है, तो आज जैसे ही आता है धारा 40 तो लोग 40 मार कर आ जाते हैं, और जबकि धारा 40 तो किसकी है, आईपीसी की। और यही बाद में आते हैं रूम पर, तो ये तो गलती हो गया भाई, ये तो 40 तो आईपीसी वाली है, हम कहाँ मार दिए। या देखिए अब कैसे आईपीसी की धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है, तो पहला देगा 2N और दूसरा 40। अरे भाई 2N आईपीसी में है ही कहाँ, ये तो सीआरपीसी में है। तो सीआरपीसी में 2N और आईपीसी में, और एमपी ने एक बार बना दिया कि 2N अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, दोनों में से एक चुनना अगर रहे, अगर आ जाए बिहार में तो सीआरपीसी को चुनिएगा, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 2 परिभाषा हेडिंग है और ये परिभाषाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि साधारण स्पष्टीकरण चल रहा है। क्या चल रहा है, तो आ जाए मॉडल तो 2N मारिएगा, अलग अलग दे कानून में तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आपका 2 और बन सकता है, जो एजेस में बना कि आईपीसी की कौन सी धारा है जिसमें सबसे अधिक बार संशोधन हुआ है, तो वह धारा 40 है और अब तक 6 बार संशोधन हुआ है। शॉर्टकट में लिख लीजिए 6 बार। भाई धारा 40 में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है, नहीं 6 बार में भाई फिर हुआ है, उसको लिखिए, वो देखा गया बैरक में, उसमें अब कोई संदेह नहीं है भाई। विवाद उत्पन्न हुआ था, 6 बार संशोधन हुआ है। फिर आपका कल भी बताया गया था कि अपराध का मतलब क्या हुआ,
तो जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो, जो विशेष विधि के तहत, स्थानीय विधि के तहत, उपर्युक्त सभी। ये यूपी एचजेएस में आया था तो क्या मार्कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। अब ये बताया गया, लिखवाया ना जाए। 41 में विशेष विधि, 42 में स्थानीय विधि, फिर 43 आता है। आपका 43 से गलती होगी। 43 अभी आपका झारखंड में भी बनाया था, तमाम जगह बनाता रहता है, अवैध या इलीगल। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अवैध शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? 43 में। अवैध का मतलब, तो देखिए लोग गलत करके कहाँ से आते हैं, लेकिन गलती न करिए। अवैध का मतलब पूछा जाता है और आपका अवैध का मतलब देखिए 3 ऑप्शन देगा और 1 देगा उपर्युक्त सभी। तो जो अपराध हो, तो जो नए खिलाड़ी रहते हैं आपका ये सोचते हैं कि जो अपराध होगा वही तो अब अवैध या इलीगल होगा, तो अपराध मारकर आ जाते हैं। लेकिन केवल अपराध ही अवैध नहीं है, आपका जो विधि द्वारा क्या हो, प्रतिषिद्ध हो। प्रतिषिद्ध मतलब कि जिन कार्यों को करने से कानून ने रोका हो, वह भी अवैध। और तीसरा, जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, अर्थात जिस आधार पर आप कोई दीवानी मुकदमा कर सकते हैं, वह भी अवैध आईपीसी में है। अर्थात इसका मतलब कि जैसे पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण न देना, संविदा भंग करना इत्यादि, ये सिविल कार्यवाही के क्या उत्पन्न करते हैं? आधार। और आईपीसी इसको भी क्या मानती है? अवैध। अब अगला तीनों पर सभी मार कर आइएगा भाई, बैरेक्ट में है, ये नहीं कि केवल अपराध मार कर आ जाएगा, जो गलती करते हैं लोग। अब अगला नया क्वेश्चन ये बन सकता है, उसको जरूर लिखिए कि अवैध शब्द की परिभाषा सीमित है कि व्यापक? व्यापक। और आपराधिक और सिविल दोनों मामलों को क्या करती हैं? कवर। उसको लिखिए, आपराधिक और सिविल दोनों मामले अवैध माने गए हैं। भाई केवल आपराधिक नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया संविदा भंग, भरण पोषण, ये आपराधिक नहीं है, सिविल है, फिर भी इसे क्या माना गया है? अवैध। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवैध की परिभाषा सिविल में लागू होगी, सिविल मामलों को अवैध मानती हैं, क्रिमिनल को केवल, दोनों को, तो अब क्या मार कर आएंगे? दोनों, सिविल क्रिमिनल दोनों। एक लाइन याद रखिए। इसके बाद आपका भाई 44 से भी पूछा जाता है, क्षति शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? 44 में। तो आपका क्षति 2 प्रकार की होती है, एक वैध और एक अवैध। अवैध क्षति हो सकती है, तो क्षति में कौन कौन सी क्षति शामिल है वहीं पूछा जाता है। कई बार बताया गया है 4 प्रकार की क्षति, शरीर को, संपत्ति को, मन को और किसको? ख्याति को। चारों याद रखें। वैध रूप से पहुंचाई गई हो कि अवैध? अवैध। यानी कि अब आइए एक उदाहरण जेलर वाला दिया जाता है। एक जेलर न्यायालय के आदेश से एक कैदी को फांसी पर लटका देता है, वह भी कैदी को क्षति कारित किया, तो ये क्षति वैध होगी कि अवैध? तो वैध होगी। और जेलर बचाव का हकदार होगा किस धारा में? आईपीसी के 78 में। किस में? 78। क्षति भाई शब्द याद रखिए। इसके बाद 45 जीवन यानी कि मानव का जीवन, 46 आपका मृत्यु यानी कि मानव की मृत्यु, 47 जीव जंतु यानी कि मानव से भिन्न कोई जीवधारी, 48 जलयान, तो जलयान आप जो पानी पर चले, चाहे सामान ले जाए या मानव ले जाए। 49 वर्ष और मास, ये ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गणना की जाएगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। धारा 50 पूछ सकता है, धारा सेक्शन कहाँ परिभाषित है? तो सेक्शन 50 में। और अनुच्छेद संविधान में पूछ ले तो 366 के खंड 3। एक ये लिखिए भाई एक जगह, क्योंकि ऐसा है बिहार फालतू क्वेश्चन इस समय बना रहा है, लिखिए दोनों एक जगह। तो सेक्शन या धारा की परिभाषा 50 में दी गई है।
धारा की परिभाषा आईपीसी की धारा 50, एक एक लाइन लिखिए। जबकि अनुच्छेद की परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 3 में दी गई है। 3, अनुच्छेद 366 के खंड 3 में दी गई है। परिभाषाएं भाई तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 366 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, ये याद करिए रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आपात की उद्घोषणा। तो आपात की उद्घोषणा किस धारा में? 366 के क्लास 18। भाई खूब रटवा गया था। और आपात की उद्घोषणा मतलब कौन? तो अनुच्छेद 352 के तहत की गई घोषणा। भाई यहाँ से लोग पढ़कर जाकर कई टीचरों का टेस्ट भी ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं भाई। सूचना सुबह मिली, एक दो लोग बताए कि इस टीचर से जाकर एक लड़का आपातकाल पढ़ा रहे थे, तो पूछ दिया कि आपात की उद्घोषणा मतलब क्या। तो 15-20 मिनट टीचर 352 में खोज रहे थे कि आपात की उद्घोषणा कहाँ परिभाषित है, और उसको भरमा रहे थे लड़के को। तो लड़के ने दिखा दिया बेरेक्ट 366 का खंड क्या? 18। तो भाई किसी का टेस्ट ना लीजिए, मैंने ये आशा की जाती है। भाई ये है कि भाई अलग बात है आपका, मैंने टेस्ट वोस्ट लेने के लिए किसी की अपनी परीक्षा खुद दीजिए, आप दूसरे की परीक्षा ना लीजिए। और 15 मिनट तक क्लास पता लगा रुका रहा, यहाँ खोजिए वहाँ खोजिए। तो भाई आगे देखिए भाई, तो आपका धारा और अनुच्छेद याद रखिएगा। आपका फिर 51 में शपथ परिभाषित है, बस एक लाइन। ओथ कहाँ परिभाषित है? 51 में। फिर आपका 52 ज़्यादा पूछा जाता है। गुड फेथ कहाँ परिभाषित है? बस एक लाइन पूछा जाता है। सद्भावना पूर्वक कहाँ परिभाषित है? तो आपका सद्भावना पूर्वक या गुड फेथ कहाँ परिभाषित है? बोनाफाइड। तो 52 में। धारा ये रटे रही है, ये पूछा जाता है ज़्यादा, एक लाइन बता दिया जाए। देखिए आपका कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई। तो बताइए सद्भावना पूर्वक या बोनाफाइड या गुड फेथ की जो परिभाषा दी गई है 52 में, वह नकारात्मक है कि सकारात्मक? तो नकारात्मक, सकारात्मक नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उचित सतर्कता और सावधानी बरतकर या किस ध्यान देकर कार्य नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया है। यानी कि सद्भावना पूर्वक का मतलब सीधा अर्थ हुआ, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो उचित सतर्कता और सावधानी बरत रहा है, या ध्यान दे रहा है, या विश्वास करके कर रहा है, तब हम कहेंगे कि गुड फेथ में कार्य किया है। इसके बाद आपका 52A पूछी जाती है, हार्बर या संश्रय या आश्रय। लिखिए, यहाँ से यूपी में बना है भाई, एक लाइन बस लिखिए, 2 लाइन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संश्रय की परिभाषा कहाँ दी गई है आईपीसी में? तो 52A पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि 52A कब जोड़ी गई? LLM में बना था भाई पिछली बार, तो 1942 में। सन भी याद करके जाइए, कब जोड़ी गई? 1942 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो राजस्थान ने बनाया कि हार्बर या आश्रय या संश्रय देना दंडनीय है, अपराध के पूर्व, अपराध हो जाने के बाद अपराधी को संश्रय देना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपराध के पूर्व भी और अपराध के बाद भी। रटते रहिए, संश्रय देना दंडनीय है, बस एक लाइन से एक शब्द लिखिए, अपराध के पूर्व, अपराध के पश्चात, दोनों। भाई अपराध के पूर्व आश्रय देना, अपराध के बाद, दोनों मार कर आइएगा। इसके बाद आपका पूछा जाता है, जो यूपी का मॉडल है, कि कौन संश्रय के लिए दंडित नहीं होगा?
तो अगर पति पत्नी को और पत्नी किसको देती है, पति को, एक लाइन लिखिए। नए लोग तो भाई जरूर लिखें, पुराने लोग भले न लिखें। पति पत्नी, ये यूपीएपीओ 2015 का क्वेश्चन है। पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के लिए दंडित नहीं होंगे। पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के लिए दंडित नहीं होंगे। अब आ जाइए अध्याय 3 दंडों के विषय में, यानी कि पनिशमेंट के विषय में। यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है, कम से कम एक, अधिकतम 2, और कम भाई सेक्शन याद करना पड़ेगा और कुछ 3-4 केस भी याद करने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 केस, और कुछ सिद्धांत भी इधर हैं तो सिद्धांत भी याद करना है आपका। जैसे 73 और 74 में इस समय सिद्धांत पूछ रहा है, एक्सपेक्टरी थ्योरी या आत्मचिंतन का सिद्धांत किस धारा में है, 73 और 74। आइए दंड देखा जाए भाई। धारा 53 डायरेक्ट अब उठाइए। धारा 53 दंड के बारे में प्रावधान करती है, स्पष्ट बताती हैं कि अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय होगा वे ये हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि ये जो दंड दिए गए हैं, सजाएं दी गई हैं, यह केवल आईपीसी के लिए काम करेगी कि अन्य कानूनों के लिए? तो आईपीसी के लिए अन्य कानूनों में अलग दंड हो सकता है। तो अब दंड के प्रकार चलिए, पहला क्वेश्चन ही बनता है कि मूल आईपीसी में कितने प्रकार के दंड थे? 6। वर्तमान में कितने हैं? 5। उसको भाई ना समझ में आए तो लिखते रहिए। मूल आईपीसी में कितने प्रकार के दंड थे? 6। वर्तमान में कितने हैं? 5। कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? तो काला पानी या आजीवन निर्वसन या देश निकाला। पहले ये था, तो कौन सा दंड का प्रकार हटा दिया गया है? खंड वाइज पूछा गया है, तो खंड कौन सा हटा दिया गया है? तीसरा, उसको लिख लीजिए, कौन सा खंड? अब BHULLM में देखिए क्या पूछा था कि कब ये आजीवन निर्वसन को हटाया गया, सन जरूर लिख लीजिए बैरक पर या कापी पर। 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में दंड को हटा दिया गया। अब समस्या आई कि आपका हुआ क्या इस दंड के बारे में? तो इस दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वह भी सेक्शन याद करना है, 53A, यानी कि कौन सी धारा जोड़ी गई तीसरा दंड हटा के? आपका 53A, और आजीवन निर्वसन को या काला पानी को या देश निकाला को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? तो आपका जवाब रहेगा आजीवन कारावास में। ये मेंस में भी एपीओ में आया था, सतर्क रहना है। देखिए भाई दंड आपका 5 अभी बचे हैं, और पहला है मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास या तो सादा या कठोर, चौथा आपका संपत्ति का समअपहरण, और पांचवा अब है जुर्माना। 5 ये बचे हैं। मृत्यु दंड पर ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वैसे सीआरपीसी में बताया जा चुका है, केस भी बताया गया है, कम से कम 2-3 केस याद रखिएगा। 3 केस में 4 केस फिर बता रहा हूँ। मृत्यु दंड किन मामले लिखवा गया सीआरपीसी में, अब यहाँ लिखवा नहीं जाएगा। मृत्यु दंड किन मामलों में? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और केस कौन है? बच्चन सिंह। मृत्यु दंड आपका कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये किस केस में? बच्चन सिंह। मृत्यु दंड देने के ढंग पर कौन सा केस है लिखवाया गया? दीना उर्फ दीन दयाल। और लछम्मा देवी का केस है, जो आपका मृत्यु दंड सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिया जा सकता, लछम्मा देवी का केस है। फिर आपका मृत्यु दंड पर जगमोहन का केस आता है, और जगमोहन के केस में कहा गया कि भारत में मृत्यु दंड देना संवैधानिक है, अवैध नहीं है।
तो आपका आर्टिकल 21 में भाई किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जा सकता है। यानी कि आपका लिखवा दिया गया, केस वोस बताना नहीं है। आजीवन कारावास पर क्वेश्चन आता है, जैसे ही आजीवन कारावास कितने सालों का कारावास पूछे तो 20 न मार दीजिएगा। आजीवन कारावास मतलब जीवन भर का कारावास, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। इधर आपका जुर्माना इत्यादि आपका देखिए क्या पूछा गया, एक बार वो बता दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में दंड का प्रकार नहीं है? एक क्वेश्चन ये मॉडल बना है, ये दिया है आपका मृत्युदंड, आपका कारावास, संपत्ति का समपहरण और कोड़े मारना। तो क्या कोड़े मारना हमने बताया? नहीं, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में ये भी आपका मारा जाता था। अब 53A आजीवन निर्वसन को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। 53A याद रखिएगा। फिर 54 से अब एक लाइन से बस सेक्शन कुछ याद रखना है भाई। 54 में आपका ये है कि आजीवन का मृत्युदंड का लघुकरण, तो मृत्युदंड का लघुकरण कौन कर सकते थे भाई? काम है क्या कुछ पूछे तो पढ़ेंगे। अब सोए रहेंगे तो पता लगेगा ठंडी में सोए रही है चादर ओढ़कर। तो बैठना तो आइए, बैठिए आगे। हाँ बैठिए, तो तब क्या, आइए आगे बैठिए, एकदम से बैठिए, पंचौरा सुनिए केवल, और क्या। हाँ हाँ ठीक है भाई देखिए भाई आपका 54 में बस एक लाइन याद रखना, धारा पूछा गया भाई मृत्युदंड का लघुकरण किस धारा में? तो 54। कौन कर सकती है? समुचित सरकार। अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना? सहमत के बिना। फंसा देगा 3-4 वाक्य देकर। आपका आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकती है? 55 में समुचित सरकार। अपराधी की सम्मत से कि सम्मत के बिना? सम्मत के बिना, रजामंदी के बिना। यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर धारा 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो वह लघुकरण कितने वर्ष से अधिक के कारावास का नहीं होगा? तो रट कर जाइएगा 14 साल। कितना? एकदम रटिए, पढ़ाया गया है एक बार, ये नहीं कि कोई कहेगा कि ये सब नहीं पढ़ा है सर, बहुत डिटेल में चला। ये तो बस स्मृति क्या कराए जा रहे हैं, 2-2 लाइन ताज़ा, ताकि भाई इस समय जो स्मृति ताज़ा होती है वो याद रहता है। मैंने जो इस समय पढ़ेंगे आपका एग्जाम में याद रहेगा कि सर ये पढ़ाए थे। तो 55 आपका आजीवन कारावास का लघुकरण अपराधी की सम्मत के बिना समुचित सरकार करेगी, लेकिन अटैक करना है कि वह कारावास 14 वर्ष से अधिक का कारावास अब नहीं होगा। 55A भी झारखंड में बना था, कल भी बताया गया था। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार की परिभाषा की धारा में? 55A में। समुचित सरकार मतलब कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आएगा। सीआरपीसी में समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ? तो 432 के खंड 7, दोनों याद रखिएगा। 55 है और सीआरपीसी कौन? 432 का क्लाज 7 भाई आ सकता है सीआरपीसी में। आईपीसी तो झारखंड में आ ही चुके हैं, हो सकता है रिपीट ना करें। आइए इसके बाद आपका 57 से क्वेश्चन भाई काफी बन रहा है वर्तमान में। देखिए आपका दंडावधियों की भिन्न। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा? तो एक वाक्य उसमें 4 में देखिएगा कि जब आजीवन कारावास की गणना आपका दंडावधियों की भिन्नों में करनी हो। भिन्न का मतलब ये हुआ कि आजीवन कारावास का,
आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, पांचवा भाग निकालना हो, तब आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा? 20 साल। अन्यथा आजीवन कारावास का मतलब कि जीवन भर का कारावास। भाई ये इस समय क्वेश्चन आ रहा है कि दंडावधियों की भिन्न किस धारा में? 57 में। आजीवन कारावास को कब आपका 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा? या वो घुमा कर दे सकता है कि दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास कितने वर्षों के समान माना जाएगा? 4 ऑप्शन देगा, 20 साल, 23 साल, 14 साल, इनमें से कोई नहीं। तो कितना साल मारेंगे? 14 ना मार दीजिएगा, कितना? 20 साल। कौन सी धारा? 57। इसके बाद 58, 59, 60। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है ये भी नहीं, 57, 58, 60, 61, 62, 63 से आइए भाई। जुर्माने की रकम, जुर्माने की रकम नहीं दी गई है तो भाई जुर्माना कह सकते हैं अमर्यादित है, किंतु अत्यधिक नहीं होगा, कम पूछा जाता है। 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश, तो भाई आपका ये भी कम पूछा जाता है। आपका जो पूछा जाता है धारा 65 और 67, ये दो धाराएं इधर अच्छे से याद रखना है। बस एक एक लाइन कंसेप्ट बनाना है और आपका यूपीजे और एपीओ में आ चुका है, गलत ना हो। दो धाराएं इधर अंडरलाइन करिए, धारा 65 और धारा 67। देखिए अच्छे से इसको समझिएगा। धारा 65 ये बताती है कि जब किसी अपराध के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का दंड है और अपराधी पर जुर्माना लगाया गया और वह अपराधी जुर्माना नहीं दिया, तो ऐसी दशा में वह अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। लेकिन अतिरिक्त कारावास कितना हो सकता है? तो उस अपराध के लिए अधिकतम जो कारावास की अवधि है उसका कितने से अधिक नहीं होगा? भाई कितने से अधिक नहीं? 1/4, यानी कि 1/4। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? जब अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों का दंड हो। ये सतर्क रहना है। अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, ये भी पूछा गया, तब ये धारा लागू नहीं होगी। तो कौन सी धारा लागू होगी? 67। कौन सी धारा? 67 भी याद रखिए, यूपी में जेस में पूछा है। देखिए भाई पैमाना एक बना लीजिए। अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो आपका एक तो जुर्माना न देने पर जो कारावास दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन बनता है कि सादा की कठोर की दोनों, तो केवल सादा, ये जरूर अंडरलाइन करिए। तो ये जेस में बना है आपका, ये एक बार जेस में बना था, सिंपल सादा की कठोर की दोनों, तो केवल सादा। लेकिन कब? जिस अपराध में दंड केवल किसका हो? जुर्माने का। उसको लिखिए 67। और निम्न मापमान के अनुसार दंड दिया जाएगा, वही मापमान याद रखना है भाई। अब जुर्माने का जो मापमान है वही याद रखना है। अगर जुर्माना 50 रुपया से अनधिक है तो कितने माह तक का कारावास? 2 मास तक। 50 रुपये से अधिक किंतु 100 रुपये से अनधिक है तो 4 माह, और 100 रुपये से अधिक जुर्माना है तो 6 माह। रट कर जाइएगा, फिर एक बार बताया जाए। 50 रुपया या उससे कम का जुर्माना नहीं दिया तो 2 माह कारावास। 50 रुपया से अधिक किंतु 100 रुपया तक जुर्माना नहीं दिया तो 4 माह, और 100 रुपया से अधिक चाहे जितना भी जुर्माना लगा हो नहीं दिया तो कितना? 6 माह। लेकिन कारावास कठोर नहीं होगा, कैसा होगा? सादा। ये यूपी में भी आ चुका है, एपीओ में भी। भाई बैरक से भी कुछ पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन किए रहिए क्योंकि समय कम है।
इसके बाद आपका धारा 70 पूछा जाता है कि जुर्माने की वसूली कितने साल के अंदर सामान्यतः 6 वर्ष के अंदर। ये भी याद रखिएगा, जुर्माना कितने साल के अंदर वसूला जाना चाहिए सामान्यतः 6 साल, अंडरलाइन कर लीजिएगा तो 6 साल के अंदर। लेकिन एक नियम और जानिए, अगर अपराधी को 6 साल से अधिक की सजा दी गई है तो जब तक की सजा दी गई है तब तक उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। अब एक उदाहरण देखिए, एक अपराधी को 10 वर्ष का कारावास की सजा दी गई, 5,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना कब तक वसूला जा सकता है? तो 10 साल तक। लेकिन दे दे कि 1 साल की सजा दी गई तो सामान्य नियम कितने साल हैं? 6 साल। यानी कि 6 वर्ष या उससे कम की सजा या केवल जुर्माने का दंड, तो जुर्माना कितने दिनों में वसूला जाएगा? 6 साल में। और अगर 6 साल से अधिक का दंड दे दिया गया तो जुर्माना कितने दिनों में? तो जितने दिन के लिए उसे क्या दिया गया है? सजा। तो आजीवन कारावास दिया गया है तो कब तक? जब तक वह जिंदा है। भाई कब तक वसूला जाएगा? अगर मर गया तो जुर्माना मैं बताया था, अपील भी नहीं मरती, 394 CRPC। अगर मर गया तो जुर्माना उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। ये नहीं कि और विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे? जिस सीमा तक वह मृतक की क्या पाए हैं? संपत्ति। तो भाई 6 साल और उसके बाद 2 नियम याद रखना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है जो आपका 72 से भी क्वेश्चन बनता है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी होगा। यहाँ सिद्धांत एक बना लीजिए। आपका सिद्धांत ये है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है। ये किस धारा में सिद्धांत है? तो आपका 72 में इसको सिद्धांत बना लीजिए तो नया क्वेश्चन है ये। संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है। 72 चल रही है भाई। संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है, ये 72 अभी हम बताएंगे। एक और सिद्धांत इस पर बन सकता है, उसको सिद्धांत को लिख लीजिए। दांडिक विधियों का यानी कि क्रिमिनल लॉ का दांडिक विधियों का नियम निष्ठ निर्वचन किया जाता है। दांडिक विधियों का नियम निष्ठ निर्वचन किया जाता है। इसका मतलब कम से कम में। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम में। नियम निष्ठ मतलब कि कम से कम। अब एक नियम निष्ठ देखिए, एक अपराध किया और न्यायालय, अपराध तो ए ने किया, लेकिन अब आइए चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में समस्या ज़्यादा आती है भाई। चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में एक विशेषता ये है कि दोनों अपराध चल संपत्ति के प्रति हैं। बस चोरी में बेईमानी का आशय तत्काल होता है और आपका दुर्विनियोग में कल ही बताया गया कि बेईमानी का आशय पश्चातवर्ती। अगर ये संदेह हो गया कि अपराध तो इसने किया, लेकिन बात न करिए भाई, अपराध तो इसने किया लेकिन बेईमानी का आशय तत्काल था कि पश्चातवर्ती, यानी कि ये संदेह हो गया कि इसने चोरी की या आपराधिक दुर्विनियोग किया, लेकिन अपराध किया, तो न्यायालय अब किसके लिए सजा दे? तो आपका कानून कहता है कि आपराधिक विधियों का नियम निष्ठ निर्वचन हो, अर्थात जिस अपराध में कम सजा हो उसी के लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो भाई किस में कम सजा है? आपराधिक दुर्विनियोग में 2 साल, तो उसी के लिए दंडित किया जाएगा। अब आइए 73 और 74 लिखे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर
यहाँ से भाई हेडिंग याद करके जाइएगा, हेडिंग ज़्यादा बना यूपी और उत्तराखंड में। पहला ये लिखिए 73 और 74 में एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत पहले लिखिए, पूछा जा रहा है। एक्सपेक्टरी थ्योरी या आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन का सिद्धांत या आत्मग्लानि का सिद्धांत, आत्मचिंतन या आत्मग्लानि का सिद्धांत, या शुद्ध भाषा में, आसान भाषा में पछतावा का सिद्धांत। पछतावा क्या पूछ दे कोई भरोसा नहीं, आजकल भाई नेट से उठा कर दे रहे हैं सब। अब रेजेटे को दे दिया लेन देन, अरे भाई सामान का लेन देन थोड़े करना है बार काउंसिल में। जाकर देखिए इंग्लिश वर्जन, अगर नहीं जानता कोई तो हिंदी वर्जन तो इतना आया था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। ये पूछ रहे थे लेन देन क्या है, भाई इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिए, रेजेटे और क्या। तो उसी प्रकार आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्मग्लान का सिद्धांत, पछतावा का सिद्धांत या मन में सोचने विचारने का सिद्धांत, यानी कि मन में सोचिए विचारिए कि जो मैं किया था, क्या किया था, गलत किया था। तो पहला क्वेश्चन आया ये सिद्धांत किन धाराओं में, तो 73 और 74। दो धारा मारिएगा, कौन कौन, 73 और 74, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, एक धारा पूछेगा, लिख लीजिए। यदि एक धारा, ठीक है आपका राजस्थान में दोनों धारा आई, अगर एक धारा चुनना हो तो 73 मारिएगा, लिखिए। तो एक धारा चुनना हो तो कौन मारेंगे, 73। भाई ये भी मैं लिखवा रहा हूँ, अगर एक धारा चुनना हो तब कौन सी धारा मार कर आएंगे, 73। अब दोनों पूछे तो दोनों मार कर आइए, उपर्युक्त सभी पूछे तो क्या, क्योंकि आपका देखिए भाई एकांत, अब दो, एक तो हेडिंग से आपको सतर्क रहना है। एकांत परिरोध कहाँ दिया गया है, तो 73 में, और एकांत परिरोध का टाइम या अवधि या समय पूछे तो 74 मारना है। देखिए यहाँ गलती ज़्यादा होती है, मैं फिर बताऊं। एकांत परिरोध दे तो आपका 73, और एक क्वेश्चन आ जाता है एकांत परिरोध की अवधि कहाँ दी गई है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले एकांत परिरोध और अवधि या टाइम या समय क्या दिया गया है बाद में। अब देखिए बैरेट की, पहले समझ लीजिए भाई, एक्सपेक्टरी थ्योरी को बता दिया जाए। एक्सपेक्टरी थ्योरी आपका दंड का सिद्धांत में ही समाहित है, और ये सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसे जेल में एकांतवास में रखा जाए, ताकि वह अपने किए पर पछतावा करे, और जब आत्मचिंतन करे, और जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो आपका चिंतन करते करते, तो ऐसी दशा में अब वह जब बाहर निकलेगा तो एक सभ्य इंसान की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ये आपका एक्सपेक्टरी थ्योरी बताती है, और इसी सिद्धांत को दो धाराओं में समाहित किया गया है कि जेल में अलग रखा जाए, यानी कि अलग रखा जाए, और किसी भी आदमी से संपर्क इसका कुछ दिन न हो, ये आपका लिखा गया है। तो एकांत परिरोध आपका पहला क्वेश्चन आपका देता है कि एकांत परिरोध का आपका जो आदेश दिया जाएगा वह जेलर द्वारा दिया जाएगा कि न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा किन अपराधों में, जिनमें न्यायालय कठोर दंड दे सकता है, सादा दे सकता है, दोनों दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों न मार दीजिएगा। जिसमें न्यायालय अभियुक्त को कैसा दंड दे सकता हो, कठोर, सादा में नहीं। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि एकांत परिरोध की जो अवधि होगी आपका
वह अधिकतम कितने मास की हो सकेगी? 3 मास। भाई अधिकतम कितने मास की? 3 मास। और निम्न मापमान के अनुसार होगी, तो मापमान जरूर याद करके जाइए, यही गलत होता है। यदि मुख्य कारावास 6 माह या उससे कम है, तो एकांत परिरोध अधिकतम कितने दिन के लिए? 1 मास। फिर एक बार देखिए, अगर मुख्य कारावास 6 मास या उससे कम है, तो एकांत परिरोध अधिकतम कितने दिन के लिए? 1 मास। अगर मुख्य कारावास 6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष से अनधिक हो, तो एकांत परिरोध कितना अधिकतम दिन के लिए? 2 माह के लिए। और 1 साल से अधिक सजा दी गई है, तो एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम कितने दिन के लिए? 3 माह। तो 2-3 क्वेश्चन बनता है भाई कि एकांत परिरोध का अधिकतम समय कितना हो सकता है? 3 माह। ये पहले मारना है। देखिए, जो ये 1 माह, 2 माह, 3 माह बताया जा रहा है, ये अलग से दंड नहीं दिया जाता। मान लीजिए एक अपराधी को 1 साल का सजा दी गई, तो न्यायालय उसी में कह देता है, निर्णय में ही लिखता है कि इसे 15 दिन तक एकांत परिरोध में रखा जाए, ये लिखता है। या अधिकतम कितना? भाई 1 साल तक देता है, तो अधिकतम एकांत परिरोध कितना दे सकता है? 2 माह। तो निर्णय में लिखा जाएगा कि जो 1 साल ये जेल में रहेगा, उसी में 10 महीने आम कैदी के साथ और 2 महीने कहाँ रखा जाए? एकांतवास में। एकांतवास का मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ समाज में क्या घटित हो रहा है वह जान न पाए और किसी से उसका संपर्क न हो पाए, तभी तो आत्मचिंतन करेगा। जब मिलता जुलता रहेगा तो कहाँ से आत्मचिंतन करेगा। आइए, आपका 73 से भाई क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहे, थोड़ा समय कम है नहीं तो समझा जाता। 74 से भी खूब क्वेश्चन बनता है, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? एकांत परिरोध की जो अवधि होती है, कह सकते हैं कि वह कितनी हो सकती है। तो यहाँ आपका बेरक की भाषा नीचे से उठाकर पढ़ना है, यानी कि निचली लाइन से उठाना है, ऊपर से इसका समझ में नहीं आता। तो देखिए, इसका उपाय मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, बेरक बताया जाए तब नीचे से एक बार उठाकर हम पढ़ाते हैं, इसीलिए उल्टा नियम है इसमें थोड़ा। देखिए, आपका एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होगा, और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून मतलब उससे कम नहीं, अंतराल होंगे। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, तब 3 मास से अधिक हो तब दिए गए, उल्टा चल रहा बेरक की भाषा भी, 3 मास से अधिक न हो आपका दिया। देखिए, आपका फिर एक बार देखिए भाई, बेरक इधर उधर, वो बेरक ऐसा लिखा है ना कि वो उलझाऊ है ही। देखिए फिर एक बार, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। अब जब दिया गया कारावास 3 मास से आपका अधिक हो, तब एकांत परिरोध 1 मास में 7 दिन हो सकता है। नहीं भाई, देखिए उसका होता है, हाँ 7 दिन से अधिक। वो देखिए सीधा लिखिए भाई, वो वैसे नहीं समझ में आएगा, आप सीधा लिखिए। सीधा लिखिए तो एक लाइन हम बना रहे हैं, उसको लिख लीजिए। तो यदि कारावास 3 मास या उससे कम का दिया गया, सीधा लिखे, वो बेरक की भाषा बहुत समय लगेगा, उतना समय नहीं है भाई। यदि कारावास 3 मास
या उससे कम का दिया गया हो। सीधा लिखे उसको, यदि कारावास 3 मास का या उससे कम का दिया गया हो तब एकांत परिरोध की अवधि एक बार में एक बार में अधिकतम 14 दिन तक की हो सकेगी। तब एकांत परिरोध की अवधि एक बार में अधिकतम 14 दिन तक की हो सकेगी। लेकिन दंड कितना? मुख्य दंड 3 माह या उससे कम, और फिर 14 दिन आगे रखने में गैप दिया जाएगा 14 दिन। अगला नियम लिखिए, यदि कारावास की अवधि 3 मास या उससे कम की हो। हाँ अधिक है भाई, फिर देखिए लिखिए, यदि कारावास की अवधि 3 मास से अधिक की हो। यदि कारावास की अवधि 3 मास से अधिक की हो तब एकांत परिरोध की अवधि 1 मास में 7 दिन से अधिक नहीं होगी। तब एकांत परिरोध की अवधि 1 मास में 7 दिन से अधिक नहीं होगी। ये बस 2 लाइन याद करके जाइएगा, और फिर उतना गैप दिया जाएगा भाई आगे रखने में, ताकि लगातार एकांत परिरोध में ना रखा जाए। असल बात बेयर एक्ट इतना उलझाव है ना कि उसको बहुत समय लगता है पढ़ने में, सीधे लिखवा दिया गया और उलझ जाएंगे। बेयर एक्ट ना पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं तो वो समझ में नहीं आएगा। आइए धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि, ये झारखंड में एपीओ में बना था 75। पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत, पूर्व दोष सिद्धि आईपीसी में कहाँ है? तो आपका 75। ये पहला नियम पूछ सकता है। पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन कहाँ है आईपीसी में? तो आपका जवाब रहेगा आपका 75। दूसरा क्वेश्चन 1-2 और इस पर आ सकते हैं कि यह धारा 75 किन अध्याय के लिए लागू होगी? तो पूरी आईपीसी के लिए नहीं, केवल किसके लिए? अध्याय 12 और अध्याय 17 लिखे। तो यह धारा केवल अध्याय 12 और अध्याय 17 के लिए लागू होगी, कहीं और के लिए नहीं। अध्याय 12 और कहाँ के लिए? अध्याय 17। 2 ही मारिएगा, दंड की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका वो नहीं ज़्यादा जानना है। भाई आपका 75 तक समाप्त हुआ। एविडेंस भी भाई खींचना है तो ब्रेक ले लीजिए थोड़ा, एविडेंस आज समय बढ़ा दिया जाए थोड़ा, क्योंकि भाई वो भी पीछे चल रहा है। तो कल आपका भाई आईपीसी चलेगी, आपका 60-70 धारा, देखिए 300 धारा भाई पढ़ाया जाएगा छांट के, बीच में कुछ धाराएं छोड़ी जाएगी, एक लाइन बस ऊपरी के लिए है मिलाने वाला। तो अभी एविडेंस